हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि समुद्री तरंगे क्या हैं। समुद्री तरंगे क्या हैं? तो समुद्री तरंगे वास्तव में जल की वह स्थिति है जो कि ऊर्जा के कारण ऊंचा या नीचा होता है। जल ऊपर नीचे होता है, परंतु अपने स्थान को छोड़कर कहीं भी और अन्य स्थान पर नहीं बहता है। इसे ही समुद्री तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण क्या है? ज्वार भाटा समुद्र में क्यों आता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक माने आपसी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन यानी मौसम बदलता है, ऋतु बदलती हैं तो उसके साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं? तो ये इसका उत्तर है कि हिंद महासागर है, उसकी धाराएं हैं वो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगलुहास गर्म जलधारा क्या है या किसे कहते हैं, कहाँ पर है? तो ये मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मोजाम्बिक धारा व मेडागास्कर धारा मिलकर एक हो जाती हैं। कौन कौन सी? मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलकर एक हो जाती हैं। तो ये जो संयुक्त धारा मिलकर एक हो जाती हैं, इन्हें अगुलास गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। ये अगुलास गर्म धाराएं कहलाती हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? सबसे ऊंचा वर्ल्ड का, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा। कहाँ पर? कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित कहाँ? फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पर आता है? ये आता है कनाडा में नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफ किसे कहते हैं? तो तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सरफ या फेनिल के नाम से जाना जाता है या फेनिल सरफ लहर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग की गति कैसे मापी जाती है? तो तरंग की गति को मापने के लिए क्या करते हैं? तरंग दैर्ध्य को तरंग आवर्तन से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तरंगों एवं धाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तरंग और धारा हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो तरंगों का जल ऊपर नीचे तथा आगे पीछे गति मात्र करता है और वह अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता है, जबकि धाराओं का जल अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तरंगे केवल जल तल में ही तक ही सीमित होती रहती हैं, जबकि धाराएं पर्याप्त गहराई तक प्रभावकारी होती हैं। धाराएं स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती हैं। तरंगों का वेग वायु के फिसलन पर निर्भर करता है, जबकि धाराएं हैं वो सदैव विशाल आकार की होती हैं। तरंगों का आकार जल की गहराई पर निर्भर करता है और धाराएं सदा स्थायी होती हैं तथा निरंतर निश्चित दिशा में बहती हैं या चलती हैं। तरंगें अस्थायी होती हैं और धाराएं स्थायी होती हैं और सदा बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये निरंतर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्वारीय धारा से आप क्या समझते हैं या इससे क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं? तो जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है, जो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और भाटे
के समय जब पानी का घटाव होता है उस समय खाड़ी से पानी बाहर निकलता है। तो खाड़ी के अंदर तथा बाहर, मतलब खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को ही क्या कहा जाता है? ज्वारीय धारा कहते हैं। जब ज्वार आता है तो उसके अंदर चले जाता है और बाटा आ जाता है तो उससे पानी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 कि सारगेसो सागर से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवत धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल, शांत मतलब ठहरा हुआ जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। इसका जल स्तर होता है, उसके जो तट पर मोटी घास तैरती रहती है। घास को पुर्तगाली भाषा में क्या कहा जाता है? सारगोसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्वार भाटा नौ संचालन को किस प्रकार प्रभावित करता है? जो समुद्र में वो चलते हैं, नाव और जहाज चलते हैं, तो उन्हें किस तरह से प्रभावित करता है? तो नदमुख, नद मतलब नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाहों तक साधारणतः जहाज नहीं पहुंच सकते, किंतु ज्वार के आने से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से यानी आसानी से पहुंच जाते हैं और माल उतारने के बाद भाटे के साथ गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी तथा टेम्स नदी पर कोलकाता तथा लंदन, हुगली कहाँ पर है? कोलकाता में है, और टेम्स कहाँ है? लंदन में, जैसे बंदरगाह बन पाए हैं, जिनका दोनों देशों के साथ साथ विश्व में भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा क्या है, किसे कहते हैं? ये आपको पहले भी समझा दिया है। इसके प्रमुख प्रकार बताइए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ज्वार भाटा समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता है। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने के को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। तो समझ गए कि जब दिन में 2 बार समुद्र का पानी ऊपर जाता है तो उसे ज्वार, और जो नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ टाइड्स। ज्वार भाटा को आवर्ती तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आवर्ती के आधार पर अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, नियमित आने वाला, और मिश्रित ज्वार मतलब मिला हुआ। ऐसे ही ऊंचाई के आधार पर भी इसे बांटा जा सकता है। उच्च तथा वृत्त ज्वार भाटा मतलब बहुत बड़ा भारी, और निम्न अथवा लघु ज्वार भाटा मतलब हल्का या छोटा ज्वार भाटा। इसे अंग्रेजी में उच्च को स्प्रिंग टाइड कहते हैं और निम्न अथवा लघु को नीप टाइड कहते हैं। अब ज्वार भाटा के महत्व क्या है? तो ज्वार भाटा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। तो नदमुखों पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। ज्वार भाटा के पिछले उसमें बताया था आपको कि नदियों के मुहाने तक आने के लिए जब ज्वार आता है तो आसानी से आ जाते हैं। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ समुद्र के अंदर जाते हैं और भाटे के साथ बाहर आ जाते हैं। ज्वार भाटे से नगरों की तटीय नगर जैसे गंदगी व प्रदूषण साफ हो जाते हैं। ये थोड़ा टाइप मिस्टेक है, साफ हो जाते हैं। ज्वार भाटे से बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं हमें समुद्री किनारे पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे शंख, सीप, घोंगे इत्यादि। ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है, जिससे शीत प्रदेशों में पानी जमा नहीं हो पाता, पानी नहीं जमता, नहीं तो क्या है बर्फ के साथ जम जाता है, जिससे समुद्री जीवों को खतरा हो जाता है। ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण में भी सहायता मिलती है। बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि तरंगों की क्या विशेषता है? प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बताइए। तरंग, शिखर एवं गर्त क्या है? तो तरंग शिखर
और गर्त एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहते हैं। शिखर का मतलब चोटी और गर्त का मतलब नीचे। तरंग की ऊंचाई, यह तरंग की गति एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर दूरी है। चौथा है तरंग आयाम, तरंग आयाम की ऊंचाई का आधा भाग होता है। नेक्स्ट है तरंग काल, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों तथा गर्तों के बीच का समय के जो बीच अंतर आता है, समय के बीच जो अंतराल होता है उसे तरंग काल कहते हैं। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, यह लगातार दो शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। और तरंग गति वे स्पीड, जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महासागरीय धाराएं किन्हें कहते हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण बताइए। तो महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की और विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। निरंतर लगातार चलने वाले धाराओं के उत्पन्न होने के कारण जो है वो इस तरह से हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारण, पृथ्वी घूमती रहती है। अंतः सागरीय तथा महासागरीय कारक, जैसे पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या होता है, सागरीय और महासागरीय कारक होते हैं, जैसे तापक्रम की विभिन्नता, समुद्र का खारापन और घनत्व में भिन्नता। कुछ बाह्य कारण होते हैं, उनमें है वायु दाब तथा हवाओं की दिशा और वाष्पीकरण तथा वर्षा। इसके कारण क्या होता है कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। धाराओं की दिशा व रूप में परिवर्तन लाने वाले कारक जो प्रमुख हैं वो हैं तट की दिशा, समुद्र तट की दिशा तथा आकार, महासागर तल की आकृति कैसी है, मौसमी परिवर्तन और प्रचलित स्थायी हवाएं और पवनें जो चलती हैं वो स्थायी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं का गहराई और तापमान के आधार पर वर्गीकरण करो। तो गहराई के आधार पर महासागर का वर्गीकरण सतही धारा अथवा ऊपरी धारा सरफेस करंट। महासागरीय जल का 10% भाग सतही जलधारा के रूप में है। ये धाराएं महासागरों से में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। और गहरी धारा डीप करंट महासागरीय जल का 90%, सतही धारा तो 10% है और जो गहरी धारा है वो 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में। ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। अब तापमान पर आधारित महासागरीय धाराएं, तापमान के हिसाब से गर्म जलधारा, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों में से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जो गर्म से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, गर्म धाराएं कहते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा से किसकी ओर, ध्रुव, क्योंकि भूमध्य जो रेखा है वो क्या गर्म है उधर और ध्रुव क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को से अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं, यानी गर्म कर देती हैं। गल्फ स्ट्रीम इसका एक उदाहरण है। दूसरा है ठंडी धाराएं, कोल्ड करंट, जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। जो धाराएं गर्म से ठंडे की तरफ चलती हैं उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं और जो ठंडी से गर्म की ओर जाती हैं उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। अब आपको यह समझ लेना है कि गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और जबकि ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती हैं। ठंडी है तो तापमान घट जाएगा। लेब्राडोर ठंडी धारा इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न कि महासागरीय धाराओं के कौन कौन से प्रभाव होते हैं स्पष्ट कीजिए।
तो महासागरीय धाराओं के जो प्रभाव हैं ये इस प्रकार से हैं। ये धाराएं अपने आसपास के स्थल क्षेत्रों के तापमान और तापांतर, तापमान का मतलब समझ गया टेम्परेचर, और तापांतर तापमान में अंतर को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्र के तापमान को कम कर देती हैं तथा गर्म स्थल क्षेत्रों में बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं कम करेंगी और गर्म बढ़ा देंगी। दूसरा है कि महासागरीय धाराओं के कारण अन्य जलवायु परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कोहरे की उत्पत्ति, आर्द्रता में वृद्धि और मृदुलता। ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के स्थान पर प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियां बहुतायत में पाई जाती है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आज आपके सामने जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है, लेकर आया हूँ, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से इन प्रश्नों को समझकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।